अनाथ बहनों का जादुई नदी सैंडल पेड़। जबलपुर गांव में रहने वाले गरीब दामोदर की दो बेटियां थीं। 14 साल की शुभी और 16 साल की सपना। दामोदर एक मोची था जो गांव के बाजार में बैठकर जूते चप्पल सीने का काम करता था। रोज की तरह आज भी वह जूते चप्पल सिलने के बाद कहता है, शाम ढल गई, इतनी देर हो गई, बाजार भी उठने लगा है। लगता है आज सिले हुए सैंडल को घर ही ले जाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर दामोदर सैंडल और बाकी के सामान को थैले में कसकर घर चला आता है। पिताजी, आप आ गए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अरे सपना बेटी, जरा ये सैंडल संभाल कर रख देना। सैंडल को देखकर दोनों बहनों की आंखें चमक उठती हैं और शुभी बोलती है, अरे वाह पिताजी, ये सैंडल तो बहुत ही सुंदर है। क्या आप ये सैंडल मेरे लिए लाए हैं? अरे नहीं, ये सैंडल मेरे पैर के साइज का है। जरूर पिताजी, ये मेरे लिए लाए हैं। अपनी दोनों बेटियों की आंखों में बसे सैंडल पहनने के शौक को देखकर दामोदर बोलता है, अरे बेटी, ये सैंडल एक ग्राहक का है जो कि कल मुझे उसे लौटाना है। ये सुनकर दोनों बहनों के चेहरे पर छाई खुशी फीकी पड़ जाती है और शुभी कहती है, पिताजी, आप तो जानते हैं कि मुझे और दीदी को सैंडल पहनने का शौक है। अब तो हमारी चप्पल भी टूट गई है। कोई बात नहीं बिटिया, अपनी टूटी हुई चप्पल मुझे दे दे, मैं झट से उसे जोड़ दूंगा। पिताजी, आप हमारे चप्पल को कई बार सिल चुके हैं, मगर अब वह सीने लायक भी नहीं बची क्योंकि हमारे चप्पल के चिथड़े हो चुके हैं। हमारी सभी सहेलियों के पास सैंडल है, बस एक हम दोनों बहनों को छोड़कर। बेटी, उनके पिता पेशेवर व्यापारी होंगे और मैं ठहरा गरीब मोची। दिन भर सर्दी में ठिठुर कर लोगों के चप्पल जूते सैंडल सीकर मुश्किल से 100 रुपए कमाता हूँ, जो खाने खिलाने में ही खर्च हो जाते हैं। ऐसे में मैं तुम्हें 500,000 रुपए का सैंडल कहाँ से दिलाऊं? अपने पिता की गरीबी को देखकर दोनों बहनें चुप हो जाती हैं और दामोदर हर दिन जी तोड़ मेहनत करता। बावजूद इसके वह अपनी बेटी को सैंडल नहीं दिला पाता और बहुत जल्दी वह बीमारी के चपेट में आकर गरीबी में अपनी जान गंवा बैठता है और दोनों बहनें बेसहारा अनाथ होकर भूख से छछनती हुई दर दर भटकती हैं। टिल्लू, मेरी दीदी बहुत भूखी हैं, तुम तो हमारी पक्की सहेली हो, हमें कुछ खाने को दे दो। मैंने तुम भिखारिन बहनों का ठेका नहीं लिया। अगर माँ को पता चला कि मैंने तुम अनाथ बहनों को खाना खिलाया तो मेरी शामत ही नहीं। चलो भागो यहाँ से, भिखारिन कहीं की। दोनों अनाथ बहनें भूख से बिलबिलाती हुई सभी के चौखट पर खड़ी होकर खाना मांगती हैं, मगर लोग उन्हें देखकर दरवाजा बंद कर देते हैं। खाने की खोज में चलते चलते दोनों बहनें रास्ता भटककर एक नदी के पास आ जाती हैं, जहाँ नदी के बीचों बीच एक जादुई पेड़ तने खड़ा था और उस पर कई सारे सुंदर सुंदर सैंडल चमचमा रहे थे, जिसे देखकर दोनों अनाथ बहनों का मुंह खुला रह जाता है। दीदी, हम कहाँ हैं और ये कौन सी जगह है? पता नहीं शुभी, मैंने इस नदी को पहली बार देखा है। चलो उस सैंडल के पेड़ के पास चलते हैं। मगर ये नदी तो बड़ी गहरी है और वह पेड़ बिल्कुल बीच में है, हम कैसे जाएंगे? शुभी ऐसा बोल ही रही थी कि जादुई नदी किनारे एक नाव प्रकट होती है, जिसमें बैठकर अनाथ बहनें उस सैंडल के पेड़ के पास आती हैं। आओ आओ शुभी, सपना, मैं जादुई सैंडल का पेड़ तुम्हारा स्वागत करता हूँ। क्या हुआ, अपना नाम सुनकर चौंक गई? तुम्हें सैंडल पहनने का शौक है ना? देखो, इस पेड़ पर कितने सारे सैंडल हैं। ये सब तुम तोड़कर ले जाओ। इसे बेचकर तुम दोनों बहनें अच्छी जिंदगी जी सकोगी। मगर ये सैंडल तो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। जब भी तुम्हारे सैंडल खत्म हो जाएं, तो इस जादुई नदी में बसे सैंडल के पेड़ के पास आ जाना। दोनों बहनें उस पेड़ पर लटके सभी सैंडल को तोड़कर बाजार में बेचने लगती हैं। आओ आओ बहनों, आ गया है बाजार में सुंदर सुंदर सैंडल्स का बम्पर धमाका। आओ और ले जाओ सुंदर सुंदर सैंडल सिर्फ 100 रुपए की सेल में। दोनों बहनों की बुलाहट सुनकर बाजार में खड़ी लड़कियां ललचाई हुई वहां आकर सैंडल लेने लगती हैं। नेहा, ये सभी सैंडल्स तो बहुत ही नायाब और महंगे लग रहे हैं और इनकी डिजाइन भी एकदम अनूठी है। फिर ये सैंडल्स इतने सस्ते में क्यों बेच रही है? अरे तू आम खाना गुठलियां क्यों गिन रही है? देखते ही देखते दोनों बहनों के सारे सैंडल्स बिक जाते हैं, जिसके बदले में उन्हें बड़ी कमाई होती है और वह घर चली जाती हैं। दीदी, हमारे सारे सैंडल की चमक के कारण वो तो चुटकियों में बिक गए, हमें और सैंडल चाहिए होंगे। शुभी, कल भोर हम बहनों को उस जादुई नदी पर जाना पड़ेगा ताकि हम उस पेड़ से सैंडल ला सकें। सुबह के सूरज की बेला छटते ही दोनों बहनें जादुई नदी के लिए निकल पड़ती हैं। ए जादुई नदी की नाव, जल्दी से प्रकट हो। एकाएक नदी के ठहरे हुए पानी में नाव प्रकट होती है, जिसमें बैठकर दोनों बहनें सैंडल के पेड़ के पास पहुंचती हैं। आओ सपना और शुभी,
जादुई सैंडल का पेड़ फिर से तुम बहनों का स्वागत करता है। क्या हम सैंडल्स तोड़ लें? बेझिझक तोड़ लो। इसी के साथ वह पेड़ नीचे की ओर झुक जाता है और दोनों बहन झटपट से चमकते हुए सैंडल्स को डालियों से तोड़कर उन्हें बड़े से थैली में भरकर बाजार की ओर बढ़ जाती हैं, जहां सैंडल खरीदने के लिए पहले से ही लड़कियों की लंबी कतार लगी होती है। शुभी, हमें जल्दी से इन सैंडल्स को लगाना होगा। देखो, ग्राहक सैंडल खरीदने के लिए खड़े हैं। हाँ दीदी, मैं कर रही हूँ। कुछ देर बाद, आओ आओ ग्राहकों, आ गया है बाजार में सस्ते और सुंदर सैंडल का बम्पर धमाका। 100 रुपए के सस्ते सेल पर, जहां अमीर और गरीब दोनों ही सैंडल पहनने के शौक को पूरा कर सकते हैं। अरे वाह, तुम्हारे सैंडल तो बड़े ही सुंदर हैं। क्या ये तुमने खुद बनाया है? ऐसा ही समझ लो। मुझे ये ब्राइडल सैंडल चाहिए और ये वाली हाई हील्स भी। सैंडल की सुंदरता को देखकर सभी लड़कियां ललचाकर कई सारी सैंडल्स खरीदती हैं। दिन बीतते जा रहे थे, जिसके साथ उनकी सैंडल की बिक्री बढ़ती जा रही थी। दोनों बहनों का बिखरा हुआ जीवन पटरी पर आ गया था। अब उन्होंने अपने टूटे फूटे घर को तुड़वाकर बड़ा ही आलीशान घर बनवाया और एक बार फिर जादुई नदी के बीच बसे सैंडल के पेड़ के पास आ पहुंचती हैं। तभी पेड़ उन्हें देखकर झूमते हुए गाता है, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आइए आपका इंतजार था। आओ आओ शुभी और सपना, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मगर वो क्यों? क्योंकि एक तुम ही तो दोनों बहनें इन सैंडल के बोझ से मेरी गर्दन, मतलब कि मेरे तने को टूटने से बचा लेती हो। जादुई पेड़ की बात सुनकर दोनों बहनें हंस पड़ती हैं। अरे वाह, जादुई सैंडल के पेड़, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम भी मजाक करते हो। क्या तुम्हें पता नहीं? पेड़ों में भी जीवन बसता है। अब जल्दी से ये सारे सैंडल तोड़कर मुझे हल्का कर दो। दोनों बहनें जादुई पेड़ पर टंगे रंग बिरंगे चमचमाते सैंडल को तोड़कर थैले में भर लेती हैं और बोलती हैं, शुक्रिया जादुई सैंडल, अगर तुम नहीं होते तो आज हम बहनों का जीवन छिन्न भिन्न हो गया होता, क्योंकि तुमसे मिले सैंडल को बेचकर ही हम बहनों का जीवन संवर सका है। अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या? वैसे मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ है। मगर क्या? अचानक पेड़ एक चमकीली रोशनी से भर जाता है और पेड़ अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उन्हें सैंडल्स देता है। वो सैंडल सोने का जड़ा होता है और उसकी चमक नदी के चारों ओर इठलाने लगती है। तभी पेड़ कहता है, ये लो, ये जादुई सोने का सैंडल तुम्हारे लिए, क्योंकि अब मेरे जीवन के 100 साल पूरे हो गए, इसलिए मुझ सैंडल के पेड़ को इस जादुई नदी में समाना होगा। मगर जब भी तुम इस जादुई सैंडल से जितने भी सैंडल मांगोगी, ये तुम्हें देगा। अब तुम्हें जाना होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में ये नदी गायब होने वाली है। दोनों बहनें जल्दी से नाव में बैठकर सभी सैंडल्स को लेकर किनारे पर आ जाती हैं, जिसके बाद जादुई नदी सैंडल के पेड़ के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मगर जाते जाते दोनों अनाथ बहनों का जीवन आबाद कर जाती है। ओहो, कितनी सर्दी हो रही है। अरे मनीषा, जल्दी से जाकर गर्मा गर्म चाय बना ले। अगर तू चाय नहीं बनाएगी तो मैं तो सर्दी के मारे ठिठुर जाऊंगी। मनीषा चाय बनाकर ले आती है और अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, अरे माँ जी, सुबह से ही आपका 5वां कप है। इतनी चाय पियोगी तो कैसे चलेगा? अरे बहू कमाल करती है। अब ये चाय का ही तो सहारा है। अगर चाय भी नहीं मिलेगी तो सर्दी में मैं तो पागल हो जाऊंगी, पागल। आधी सर्दी तो मेरी चाय से ही गुजरती है। जब से सर्दियां शुरू होती है तब से माधुरी मनीषा का चाय बनवा बनवा कर बुरा हाल कर देती है। हर थोड़ी देर बाद माधुरी मनीषा से चाय बनवाने लगती है। अब तो माधुरी का बेटा और उसका पति उससे कहने लगते हैं, अरे भाग्यवान, कमाल करती हो तुम तो। सुबह से तुमने कितने कप चाय पी लिए हैं? इतनी चाय पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे माँ, आप तो चाय पीते ही हो। अब आपने मनीषा को भी चाय पीना सिखा दिया है। जितनी बार आप चाय पीती हो उतनी ही बार मनीषा भी चाय पीती है। अरे चाय तो ठीक है, लेकिन आजकल तो मुझे चाय में भी स्वाद नहीं आ रहा है। क्यों ना हम अपने सर्दी के लिए अलग स्पेशल चाय बनाना शुरू करें। लेकिन ये अलग स्पेशल चाय कैसे होगी? तूने कभी पहले अलग स्पेशल वाली चाय बनाई है क्या? अरे माँ जी, मैंने अलग स्पेशल चाय कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं बना सकती हूँ।
आखिरकार YouTube जिंदाबाद। अब मैं YouTube से देखकर आपको एक नंबर की जायकेदार चाय बनाकर पिलाऊंगी। मनीषा YouTube ओपन करती है और उसमें से चाय बनाना सीखती है, जिसके बाद वो चाय का पतीला उठाती है और गैस पर रखती है। हाय हाय हाय, कितनी ठंड हो रही है। जल्दी से चाय बना लेती हूँ। जब तक गर्मा गर्म चाय अंदर नहीं जाएगी तब तक ठंड बाहर नहीं निकलेगी। ऐसा कहकर मनीषा पतीले में पानी और दूध डालती है, जिसके बाद चीनी और चाय पत्ती डालती है। जब वो उबलने लगता है तो मनीषा उसके अंदर लौंग, इलायची, सौंठ, अजवाइन और अदरक भी डाल देती है। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या खुशबू आ रही है चाय की, एकदम जायकेदार चाय। मनीषा रसोई में खड़े खड़े चाय की खुशबू लेने लगती है, जिसके बाद वो चाय कप में डालती है और अपनी सास को देने के लिए जाती है। अरे माँ जी, आपने चाय तो बहुत सारी पी होगी, लेकिन ऐसी चाय आपने कभी जिंदगी में नहीं पी होगी। ये लो चाय पीकर बताओ, कैसी बनी है मेरी चाय। जैसे ही माधुरी चाय पीती है, वो चाय पीते हुए मनीषा को देखने लगती है। जिस तरह से वो मनीषा को देखती है, मनीषा अपने मन ही मन में सोचती है, अरे मुझे तो लगता है कि माँ जी को चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अब मैं क्या करूं? लगता है बहुत ज्यादा डांट सुनने वाली हूँ मैं। तभी माधुरी मनीषा से कहती है, ओहो हो बहू, मजा आ गया। इतनी मस्त चाय बनाई है तूने कि मन कर रहा है मैं तेरे हाथों को चूम लूं। अरे इतनी लाजवाब चाय बनाना तूने कहाँ से सीखा? अरे माँ जी, YouTube जिंदाबाद। मैंने इतनी अच्छी चाय बनाना YouTube से सीखा है। वैसे मैं आपको इससे भी और अच्छी स्वादिष्ट चाय बनाकर पिला सकती हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले मुझे इस कप के बाद एक और कप यही वाली चाय दोबारा दे देना। माधुरी को जायकेदार चाय पीकर बहुत स्वाद आता है। वो स्वाद से चाय पीती है, जिसके बाद वो उसी चाय का एक कप और पीती है। ऐसे ही सुबह से शाम तक दोनों सास बहू अलग अलग प्रकार की चाय बनाने लगती हैं। अब मनीषा के मन में एक और विचार आता है। हाँ जी, हमने हर तरीके की चाय पीकर देख ली, लेकिन अभी तक हमने कुल्हड़ वाली चाय नहीं पी है। क्यों ना आज मैं कुल्हड़ वाली चाय बनाऊं? अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। जो तेरा दिल करे तो वो बना ले, लेकिन अगर चाय बना रही है तो थोड़ी ज्यादा बनाना। तभी वहाँ पर उमेश और राजीव भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों मनीषा से कहते हैं, अरे वाह बहू, अगर तुम चाय बना रही हो तो एक काम करो, अरे मेरे लिए भी बना लेना, ठीक है? और मेरे लिए भी बना लेना, मेरा भी आज चाय पीने का थोड़ा मन कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज मैं सबके लिए कुल्हड़ वाली चाय बनाऊंगी। मनीषा रसोई में जाती है और सभी के लिए कुल्हड़ वाली चाय बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते कुल्हड़ वाली चाय की खुशबू पूरे घर में महक उठती है। जिसके बाद मनीषा मिट्टी के कुल्हड़ में चाय डालती है और अपने सास, ससुर और अपने पति के पास लेकर आती है। जिसके बाद वो सभी को चाय देते हुए कहती है, पेश है आपके सामने मनीषा की स्पेशल एकदम दमदार कुल्हड़ वाली चाय। मनीषा एक एक करके सभी को चाय देती है। जिसके बाद वो सभी लोग कुल्हड़ वाली चाय पीना शुरू करते हैं। सभी लोग कुल्हड़ वाली चाय पीकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद उन्हें मनीषा की चाय पीकर मजा आ जाता है। अरे वाह बहू, क्या बात है, क्या मस्त चाय बनाई हो। इस चाय ने तो सर्दी को भी एकदम भगा दिया है। हाँ जी। चाय पीने से पहले मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं बस क्या ही बताऊं, लेकिन चाय पीते ही सर्दी तो एकदम गायब हो गई। ये सर्दी वाली स्पेशल चाय तो कमाल की है। चाय पीकर राजू, उमेश और माधुरी को बहुत मजा आता है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी चाय पीते पीते मनीषा टीवी ऑन कर देती है। जिसके बाद टीवी में एक न्यूज आती है। आज के मुख्य समाचार, भारी ठंड की वजह से कई गरीब लोग और कई बेसहारा लोगों की मृत्यु हो गई है। इतनी ठंड बेचारे गरीब लोग सहन नहीं कर पाए और उन्होंने ठंड के चलते अपना दम तोड़ दिया। ये न्यूज देखकर मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने परिवार से कहती है, हे भगवान, कितना बुरा हुआ उन लोगों के साथ। ठंड के चलते और पता नहीं कितने लोगों की जान जाने वाली है। तभी माधुरी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मनीषा से कहती है, ठंड को दूर करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन ठंड से छुटकारा पाना तो हमारे बस की बात है। कई अमीर लोग उन गरीब लोगों को कपड़े और स्वेटर से सहारा दे रहे हैं, लेकिन उससे भी उनकी ठंड नहीं रुक रही। क्यों ना हम लोग अपनी एक गर्मा गर्म सर्दियों की स्पेशल चाय उन गरीब लोगों में बांट दें, जिससे उनके शरीर में थोड़ी सी गर्मी बने। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है।
इसके चलते तो पता नहीं और कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। बहू, क्या तुम लोगों की जान बचाने में अपना योगदान देना चाहोगी? अरे पिताजी, ये भी क्या कोई पूछने की बात है। मैं तो जरूर लोगों की जान बचाना चाहूंगी। चलिए, अब मैं लोगों के लिए चाय बना लेती हूँ, ताकि उन गरीब लोगों को अपनी सर्दियों की स्पेशल चाय पिलाकर उनकी ठंड उनके शरीर से दूर कर सकूं। मनीषा रसोई में जाती है और गर्मा गर्म चाय बनाती है, जिसके बाद वो सभी चाय को केतली में डाल लेती है और गरीब लोगों के पास जाकर उन्हें डिस्पोजल के गिलास में चाय देना शुरू करती है। जैसे जैसे लोग मनीषा के हाथ से बनी हुई गर्मा गर्म सर्दियों की स्पेशल चाय पीते हैं, उनके शरीर से ठंड धीरे धीरे भागने लगती है। जहाँ लोग ठंड के मारे सिकुड़ गए थे, वहीं अब धीरे धीरे बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं। देखिए, इंडिया की नंबर 1 सर्दियों से बचने वाली सर्दियों की स्पेशल चाय। आज इस चाय की वजह से ना जाने कितने लोगों की जान बचने वाली है। न्यूज रिपोर्टर की वजह से मनीषा बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। दूसरी तरफ वो अपनी सर्दियों की स्पेशल चाय से कई लोगों की जान भी बचा लेती है। राखी और पाखी 8 साल की 2 गरीब बच्चियां थीं, जो कि ब्रिज नगरी में अपनी बीमार माँ दया के साथ रहती थी। पिता पहले ही नशे के कारण चल बसा था। जैसे तैसे दया ने अपनी दोनों बच्चियों को पाला, लेकिन कुछ महीने से वो भी खटिया पर पड़ गई। तभी भूख से व्याकुल होकर दोनों बहनें सड़क पर खाना ढूंढने के लिए भटकती हैं। पाकी, कितनी देर हो गई, हमें तो खाने का कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल सही बोली, हम लोगों से भीख मांगे या उनकी कार साफ करें तब भी वो हमें कुछ खाने को नहीं देते। काश हमारे जैसे गरीब का कोई मसीहा होता तो हमें 2 वक्त का खाना देता। तो चिंता मत कर पाकी, भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। अरे वो कितनी चमचमाती हुई सैंडल उस लड़की ने पहनी हुई है। हाँ पाकी, तूने बिल्कुल ठीक कहा, चल उसके पीछे चलते हैं। दोनों बहनें उस लड़की की चमचमाती सैंडल के पीछे पीछे जाती हैं। तभी वो लड़कियां एक सुंदर से सैंडल के दुकान में चली जाती हैं, जहां अनेक तरह के रंग बिरंगी प्यारी प्यारी जूती सैंडल रखी हुई थी। ये सुहावना मंजर देखकर दोनों लड़कियों के पांव शीशे के बाहर ही थम जाते हैं और वो बाहर से ही उस लड़की को निहारने लगती हैं। ओफो, ये सैंडल तो मेरी पिंक ड्रेस से मैच ही नहीं कर रही। अंकल, आप कोई और जूती या सैंडल दिखाओ, मुझे और बहुत महंगी दिखाना। ठीक है बेटा, ये देखो, ये मेरी दुकान के सबसे ज्यादा महंगी और चमचमाती सैंडल है। एक हल्की गुलाबी है और एक नीले कलर की है। ओह नो अंकल, ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, और अच्छे अच्छे सैंडल दिखाओ आप। राखी और पाखी की हम उम्र लड़की काव्या दुकान वाले से अनेक तरह के जूते चप्पल सैंडल निकलवाती है। ये देखकर दोनों बहनें कहती हैं, हे भगवान, राखी देख तो वो लड़की उस दुकान वाले से कितनी महंगी महंगी सैंडल निकलवा रही है, जबकि जो उसने पहनी है वो भी बहुत खूबसूरत है। अगर हमारे पास वो भी होती ना तो हम तो उसे ही हर साल पहनते, पर ये और महंगी महंगी सैंडल ले रही है। हाँ पाकी, तूने बिल्कुल ठीक कहा, अगर हम पर एक होती तो हम वर्ष भर इसी में गुजारा करते, और हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि एक सैंडल भी ले पाए। काश हम भी वो सुंदर सुंदर सैंडल ले पाते, पर हमारे पास तो खाने के लिए ही कुछ नहीं है। अरे देख, उसकी मम्मी के पैर में भी बहुत मस्त सैंडल है। दोनों फिर शीशे से झांक कर उन्हें देखने लगती हैं। ओहो भाई साहब, आप ये सैंडल दिखा रहे हैं मेरी बेटी के लिए, मुझे भी बहुत अच्छा चाहिए। ये समझ लीजिए आपकी दुकान की बेस्ट सैंडल। अरे ठीक है, मेरे पास एक बहुत सुंदर चमचमाती सैंडल है, जो कि एक महारानी ने मुझसे ऑर्डर देकर बनवाई थी, पर याद रहे वो लाख रुपए की है। पैसों की चिंता ना करें, मैं करोड़ों रुपए दे सकती हूँ आपको, लेकिन सैंडल बढ़िया दीजिए, मेरी बेटी को अमीरों की पार्टी में जाना है। ये सुनकर वो दुकान वाला उसके लिए हीरों सी जड़ी हुई खूब सुंदर सैंडल लाता है, जिसे देखकर काव्या बोलती है, अरे वाह, ये सैंडल तो दुनिया की सबसे सुंदर सैंडल लग रही है। इसे पहनकर तो मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे चिढ़ेंगी और तारीफ करेंगी। मुझे ये दे दीजिए। सुनो भैया, ये सैंडल आप हमें दे दीजिए और ये लीजिए आपके लाखों रुपए। ऐसा कहकर माया अपनी बेटी को वो सुंदर सी सैंडल बनाकर ले जाती है। ये देखकर दोनों बहनें बोलती हैं, अरे पाकी, इतने पैसे में तुम्हारा 2 सालों का खर्चा चल जाता। इन आंटी ने अपनी बेटी को हीरे जैसी सैंडल दिला दी, और यहाँ हम टूटी फूटी चप्पल में अपने पैर घिस रहे हैं। हाँ तू सही कहती है, चल यहाँ से। दोनों बहनें उस हीरे जैसी सैंडल पर टिप्पणी देते हुए चलती हैं कि पास में लगा एक बहुत पुराना पेड़ उनकी सैंडल को लेकर जो मनोदशा थी वो सुन लेती है, और उस पेड़ में से एक सुंदर सी परी निकल कर आती है और कहती है, ये मासूम बेबस बच्चियां जिनके मन में सैंडल पहनने का बहुत मलाल है, ना ही कुछ खाने को है और पैरों में भी टूटी चप्पल है। मैं इन बच्चों को ऐसे नहीं देख सकती।
इन बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब मैं इस पेड़ को ही जादुई सैंडल का पेड़ बना दूंगी, जिससे यह लड़कियां जितनी मन चाहे उतनी तरह की नई नई सैंडल पहन पाएंगी। ये कहते ही वो परी पेड़ पर अपनी जादू की छड़ी घुमाती है, जिससे उस पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगी सैंडल आ जाती हैं, जिसके बाद में वापस उसी पेड़ में समा जाती है। उसके बाद दोनों मंदिर से प्रसाद लेकर 3 भाग करके माँ बेटी खा लेती हैं। रात होने पर निद्रा के समय उनके स्वप्न में वो जादुई पेड़ परी आकर कहती है, राखी, पाकी, मेरी दोनों बच्चियों, मैंने तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक पेड़ को जादुई सैंडल का पेड़ बनाया है। जितना मर्जी चाहो सैंडल को लेकर पहन सकती हो। तुम उस जादुई पेड़ से जितनी सैंडल निकालोगी उतनी ही खूबसूरत सैंडल वहाँ आती जाएंगी, कभी कम नहीं होंगी। तुम उससे दूसरों की मदद भी कर सकती हो। ये कहकर वो जादुई परी उनके स्वप्न से गायब हो जाती है और वो दोनों उठकर कहती हैं, राखी तुझे पता मेरे सपने में एक परी आई थी। अरे हाँ, मेरे सपने में भी आई थी, एक सफेद कपड़े पहनकर और जादुई सैंडल की बात कर रही थी। अरे वो पेड़ तो वही है जहाँ से कल हम गुजर रहे थे, चल वहाँ चलते हैं। अरे बच्चों, सुबह सुबह तुम कहाँ चल दी? माँ, हम अभी आ रहे हैं, आप हमारा इंतजार करें। ये कहकर दोनों बच्चियां उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें सुंदर सुंदर रंग बिरंगी सितारों से जड़ी सैंडल दिखाई देती हैं, और वो कहती है, राखी, हमारा ये सपना तो सच हो गया और इनसे हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारी जादुई सैंडल है, चलो चलो पहनते हैं। दोनों तभी लड़कियां उस जादुई सैंडल के पेड़ से सैंडल निकालती हैं कि और 2 नई सैंडल आ जाती हैं, और वो उन्हें पहनकर कहती है, अरे वाह, ये तो उस लड़की जैसी ही सुंदर सैंडल है, मजा आ गया। मुझे नहीं लगा था कि हम कभी ऐसी सैंडल पहन पाएंगे। तभी उनकी खूबसूरत सैंडल देखकर एक लड़की आकर कहती है, तुम दोनों के पैर में बहुत सुंदर सैंडल है, क्या तुम मुझे दे सकती हो? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन सिर्फ 100 रुपए हैं। हाँ हाँ, तुम ये सैंडल ले सकती हो, ये लो। मुझे सैंडल देने के लिए शुक्रिया। दरअसल आज मेरा जन्मदिन है, तो तुम मेरे पार्टी में आ सकती हो। मैं उस पिज्जा हाउस के पास ही रहती हूँ। ठीक है, हम आ जाएंगे। सुनो, तुम्हारा जन्मदिन है ना, हमारी तरफ से मेरी सैंडल भी तुम ले जाओ, तुम्हें दोनों पसंद आई थी। ये कहकर शिवानी दोनों बहनों की सैंडल ले जाती है। तभी पाकी उन पैसों से कुछ खाने का खरीद कर फिर से 3 भाग करती है और अपनी माँ को खिला देती है। तो दया कहती है, बेटा, ये खाना कहाँ से आया? माँ, एक लंबी कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। ये कहते ही दोनों बेटियां अपनी माँ को जादुई सैंडल के पेड़ के बारे में सब कुछ बता देती हैं। और माँ, हमने सोचा कि उन जादुई सैंडल को बेचकर हम पैसे कमाएं, ताकि हमारा गुजारा भी चल जाए और वह खूबसूरत सैंडल और भी बच्चे पहन पाए। ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। हम दोनों मेहनत करके पैसे लाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इस तरह से शाम को दोनों बहनें उस जादुई पेड़ से सैंडल तोड़कर पहन लेती हैं और उस लड़की की बर्थडे पार्टी में जाती हैं, जहां पूरी पार्टी में उन दोनों बहनों के ही सैंडल चमचमा रही थी। अरे वाह, तुम्हारी सैंडल तो बहुत अच्छी है, कहाँ से लाई हो? ये बहुत अच्छी जगह से आते हैं, हम इन्हें बेचते भी। अगर तुम्हें लेने हो तो खरीदने आ जाना। हाँ जरूर, मुझे हर ड्रेस की मैचिंग के सैंडल चाहिए तुमसे। इस तरह दोनों की पार्टी में सैंडल की वाहवाही होती है। अगले दिन से दोनों बहनें जादुई सैंडल के पेड़ से बहुत सारी सैंडल लाकर एक कपड़ा बिछाकर सजा देती हैं और दोनों सैंडल्स को बेचने लगती हैं। आइए आइए, इन सैंडलों को खरीद लीजिए, ये है बेहद सस्ती और टिकाऊ चमचमाती सैंडल। आइए आइए, शोरूम वाली सैंडल खरीद लीजिए। अरे तुम वही हो ना सैंडल वाली, जरा मुझे ये तीनों सैंडल दे दो। ये लो, ले जाओ, 600 रुपए की है। ये लो पैसे, शुक्रिया। मम्मा, मुझे ये सैंडल बहुत प्यारी लग रही है, मुझे दे दो ना। सुनो जरा, मुझे ये सैंडल दे दो, बहुत खूबसूरत लग रही है। ये लीजिए। इस तरह से एक एक करके उन दोनों की सैंडल बिक जाती है, जिससे बहुत सारे पैसे आते हैं और उस जादुई पेड़ से और सैंडल निकलने पर नई खूबसूरत सैंडल आ जाती हैं। जब दोनों बहनें सैंडल बेच रही थीं, तो उन्हें अपनी जैसी ही मासूम लड़की सैंडल के लिए बेबस दिखाई देती है। फिर राखी 2 नीली कलर की सुंदर सैंडल ले जाकर कहती है, तुम्हें ये सैंडल चाहिए ना? ये लो, रख लो, दोनों तुम्हारी हैं। आपको कैसे पता कि मुझे सैंडल चाहिए? खैर, शुक्रिया इनके लिए। इस तरह से वो दोनों लड़कियां जादुई पेड़ की सैंडल बेच बेच कर अपने घर की आर्थिक स्थिति बेहतर कर लेती हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी माँ भी ठीक हो जाती है और उनका पक्का घर हो जाता है। साथ ही वो अपने जैसे गरीब लड़कियों को सैंडल बांटकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। ममता अपनी सास कांता के साथ सारण गांव में रहती थी।
कांता ने अपने बेटे बलवीर का ब्याह कुछ बरस पहले किया था। शादी से दोनों दंपति को एक बेटी पैदा हुई और ममता दूसरी दफा गर्भवती थी। कान खोल कर सुन ले मेरी मनहूस बहू, अगर इस दफा तूने सास की आस पूरी ना की, अगर तूने इस बार भी बेटी जनी तो बतौर बहू बेटी दोनों एक साथ खदेड़ी जाओगी। सासू माँ, मैं भला भगवान तो नहीं जो भाप सकूं कि मेरी कोख में बेटा है या ये बेटी। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बस किसी भी कीमत पर मेरे घर का चिराग चाहिए। क्रूर कांता ममता पर अपनी जिद थोपकर चल देती है। गुजरते समय के साथ ममता की गर्भावस्था के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। बदकिस्मती से ममता दूसरी दफा भी बेटी को जन्म देती है, जिसे देखकर कांता बेचारी बहू पर कड़वे बोल का कहर बरसाती है। बेड़ा गर्क हो तेरा नाश पीटी, इस बार भी तेरी कोख से बेटी की बला निकली। अब मैं तुम माँ बेटी को और नहीं झेलूंगी। ससुराल से बेघर होने के ख्याल से बेबस बहू रोते बिलखते हुए कांता के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें मांगती है। माँ जी, ऐसा गजब ना करिए, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं इस दफा आपको हताश नहीं होने दूंगी। ये सुनकर कांता बेचारी भोली बहू को सांत्वना देने का स्वांग रचाती है, जिसके पीछे उसका स्वार्थ छिपा होता है। बस एक बार इस घर की पीढ़ी को बढ़ाने वाला मेरा पोता मिल जाए, फिर इन मनहूस माँ बेटी को बाहर खदेड़ दूंगी। गुजरते समय के साथ ममता पुनः गर्भ धारण करती है और कांता उससे कहती है, सुन मेरी मनहूस बहू, ये अंतिम सुनहरा मौका है। अगर इस बार भी तेरे कोख से बेटे की बजाय बेटी पैदा हुई तो खौलते दूध में तेरी तीसरी बेटी का चौथा करने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। ये सुनकर ममता अपने गर्भ को निहारते हुए कहती है, बेटा, अब केवल सासू माँ की आस ही नहीं, बल्कि तेरी बेबस माँ और बहनों की जिंदगी की बागडोर भी तुझसे बंधी है। अपनी माँ की लाज रख लेना मेरे लाल। एकाएक ममता के गर्भ में घनघोर हलचल होने लगती है, मानो उस नन्ही सी जान तक बेबस माँ की पुकार पहुंच गई हो। हर एक गुजरते महीने के साथ ममता की चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उसे भूख प्यास का अभाव ही न होता था। 8 महीने का पड़ाव पार करके ममता अंतिम 9वें महीने में कदम रखती है। खुशकिस्मती से इस बार वो एक बेटे को जन्म देती है। उसकी स्वार्थी सास ममता की बाहों से बच्चा छीनते हुए कहती है, ला दे मेरे पोते को, अब तो माँ बेटियों का यहाँ कोई काम नहीं। अपनी गठरी उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। अब अपने पोते का पालन पोषण मैं करूंगी। ये सुनकर वहाँ खड़ी बूढ़ी दाई लीला कहती है, अरे कांता, एक माँ होकर तू दूसरी माँ को उसके दुधमुहे बच्चे से अलग कैसे कर सकती है? जब तक शिशु 6 माह का ना हो जाए, जच्चा बच्चा दोनों को बतौर एक दूजे की जरूरत बनी रहती है। अरे लीला, मैं कोई बांझ पकेरू नहीं जो पोते को पाल ना सकूं। अपने बचकाने बेटे का लालन पालन भरसक भली भांति किया था मैंने। माँ जी, 9 माह की दुखदाई पीड़ा को सहन करके मैंने इसे जन्म दिया है, और आप चाहती हैं मैं अपने बेटे का बंटवारा कर दूं। 3 बेटियों के बीच ये मुझ बेबस बेसहारा माँ की इकलौती आस है। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। हाजी माँ जी को समझाओ। माँ, एक सास की नहीं बल्कि माँ के नजरिए से सोचो, कितना मुश्किल है अपने जन्मजात बेटे का किसी और से बंटवारा करना। ठीक है, मैं तुझे अपने पोते के पास आने दूंगी। बदले में मेरी एक शर्त है, ये बच्चा 8 पहर मेरे संग रहेगा। तेरी भागीदारी केवल इसके स्तनपान तक होगी, बस। मुझे मंजूर है। इस बंटवारे के बावजूद मैं अपने बच्चे को भरसक देख तो सकूंगी। इस तरह सास बहू के बीच बंटवारे की शुरुआत होती है। सवेरा होते ही ममता रसोई घर का रुख करती है कि उसे अपने बेटे के बिलखने की आवाज सुनाई देती है। ये तो मुन्ना की रोने की आवाज है। ममता दौड़कर सो रही सास के बगल में बिलखते मुन्ना को उठा लेती है। तभी कांता की नींद खुल जाती है और वो बेरहमी से बेचारी बहू के बाल पकड़कर कहती है, तेरी ये मजाल बिना मेरी इजाजत के मेरे पोते को गोदी में उठाकर पुचकार रही है। माँ जी, मुन्ना कब से रो रहा है, मुझसे रहा ना गया। फरेबी मक्कार, बंद करिए ममतामयी माँ का स्वयं रचना। ला दे मेरे पोते को। क्रूर कांता ममता को जबरन बच्चे से अलग कर देती है। दूर खड़ा बलवीर ये सब देख रहा था, मगर बेटे के रिश्ते ने उसके हाथ बांध रखे थे। सूर्यास्त के संग सांझ की बेला घनघोर रात में घिर जाती है। तभी एक बार फिर बच्चे के रोने की आवाज भर से बेबस बहू सास के दरवाजे पर आ धमकती है। तू फिर मुंह उठाकर चली आई? जब से सवेरे से मेरे पोते ने तेरी मनहूस सूरत देखी है, तब से चुप होने का नाम नहीं ले रहा। माँ जी, मुन्ना भूख से बिलख रहा है,
एक दफा उसे मेरी गोदी में दे दीजिए। ये बेबस माँ आपके आगे मिन्नत कर रही है। माँ, मुन्ना का कुम्हलाई चेहरा साफ तौर से साझा कर रहा है कि ये बेचारा बच्चा भूखा है। हाँ मेरे लाल, अब तू भी बीवी के सुर में लाएगा ही। सन मेरी बैरन बहू, जल्दी से मुन्ना को दूध पिला और दे इसे। ममता अपने बच्चे को गोदी में लिए अपने कमरे की ओर अग्रसर होती है। दूध पीते ही मुन्ना सो जाता है। समय गुजरता गया, मगर अपने बच्चे के बंटवारे से बेबस माँ ममता सारी रात रोती बिलखती रहती है। मगर कसाई कांता को उसे कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। अगली सवेरे कांता बच्चे को नहला रही थी, तभी ममता कहती है, माँ जी, इतनी बोर सवेर शीत की बयार में बच्चे को क्यों नहला रही हैं? इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे नाश पीटी बंद कर अपने बोल बच्चन, जाकर घर बार समेट। आई बड़ी बच्चे पर हक जताने वाली। ना चाहते हुए भी ममता को वहाँ से जाना पड़ता है। मगर कुछ ही देरी के बाद मुन्ना की तबीयत बिगड़ जाती है। ना रो मुन्ना, दादी का दुलारा, चुप हो जा। माँ जी, मुन्ना को मुझे दीजिए। हट परे, तेरी बुरी नजर लगी है मेरे बच्चे को। अरे डायन भी अपना घर छोड़कर वार करती है। मैं तेरे मंसूबे जानती हूँ। बंटवारा के रिस में आकर तू बच्चे के जरिए बदला निकाल रही है। दोनों सास बहू के बीच बच्चे की छीना छानी शुरू हो जाती है। एक ओर कांता बच्चे की बांह खींचती तो दूसरी ओर ममता उसका पाँव। तभी वहाँ बलवीर आ धमकता है। ये सब क्या हो रहा है? अजी, मुन्ना का शरीर बुखार से तप रहा है, उसकी आंख भी चढ़ चुकी है। माँ जी, मेरे बच्चे को मुझे नहीं दे रही। माँ जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मिन्नतें मांगती हूँ, बस कीजिए ये बंटवारा, मेरे बच्चे को मुझे दे दीजिए। क्रूर कांता बेबस बहू को दूर झड़पते हुए कहती है, मुझसे और मेरे बच्चे से दूर हो जा बैरन, जहन्नुम में जाकर मर ताकि बला टले। ये सुनकर बलवीर बोलता है, ठीक है माँ, अब मुन्ना की देखरेख आप करेंगी। मैं अपनी पत्नी और परिवार के साथ आपका घरवार छोड़कर जा रहा हूँ। चलो ममता, चलो बच्चों। बलवीर ममता और अपनी दोनों बेटियों के साथ जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ता है, कांता रोते हुए उसे रोकती है। रुक जा बेटा, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर मत जा बलवीर, रुक जा बेटा। क्या हुआ माँ? अपने बेटे के दूर जाने भर से देखकर आपका कलेजा कचोटने लगा, जबकि आपका बेटा दुनियादारी देख समझ रहा है। तो सोचिए इस बेबस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी जब आपने इसके जन्मजात बच्चे का बंटवारा कर दिया। मैंने बीते महीनों इस माँ को तिल तिल के मरते देखा है। बहू, मुझे माफ कर दे, शायद बढ़ते बुढ़ापे में तेरी बूढ़ी सास सठी आ गई थी। ये सोचा ही नहीं। जब मैं अपने सयाने बेटे से क्षण भर भी दूर ना रह सकी, तो इतने दिन इस दुधमुहे बच्चे से दूरी तेरे लिए कितनी दुखदाई होगी। स्वार्थ में आकर मैं भूल गई थी कि माँ के साए से महफूज संसार में कोई स्थान नहीं। ये ले बहू, संभाल अपने लाल को। मेरा मुन्ना, मेरे जिगर का टुकड़ा। माँ जी शुक्रिया। बच्चे को बाहों में भरते ही उस बेबस माँ की आंखों से खुशी का बदरा बरस पड़ता है और सास बहू में हुआ बच्चे का बंटवारा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। रात के सन्नाटे में गांव के खुले मैदान में बने एक रंगमंच पर अनेकों रंग बिरंगी लाइट जगमगा रही थी। स्टेज के ऊपर एक हसीन लड़की स्टेज परफॉर्मेंस कर रही थी, तो वहीं दूसरी लड़की माइक में गाते हुए कहती है, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा दौलत भी है, ये जलवा नशा ही नशा, ये जलवा मजा ही मजा, ये जलवा। रंगमंच के करीब से एक युवक अपने आप में झूमता हुआ चला जा रहा था, पर अचानक रंगमंच से आ रही तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ते ही वो कहता है, अरे दादा, ये चमक धमक कैसन लागत है गांव में? कानू नचनिया का नाच चलत है का? चल रे बबलुआ, तनिक आंखें तो सेक ले। बबलू रंगमंच की खाली कुर्सियों पर बैठकर कहता है, ये सबन कुर्सियां खाली काहे हैं? गांव के बुर्बक नौजवान इतना सुनहरा मौका छोड़कर कहाँ गुल हैं? बबलू आंखें फाड़ कर उन दोनों खूबसूरत लड़कियों की तरफ ताकते हुए कहता है, वाह का बात है, एकदम गदागद, मचा दी लचक दी। ओए 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 ओए, तुम्हारी चाल में बबूनी रूप से कामिनी चाल है उर्वशी। ओए ओए ओए, मजा आ गया, मजा आ गया। ये सुन दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं कि अचानक रंगमंच गायब हो जाता है और वो दोनों भयानक चुड़ैल में बदलकर कहती हैं, क्या हुआ? तुम्हारा दिल इतने जोरों से क्यों धड़क रहा है? अभी तो हम तुम्हें अप्सरा और वशी कामिनी और न जाने क्या क्या लग रहे थे। अरे बबलुआ भाग, वरना ये चुड़ैल हमरा लंका लगा दी। दोनों चुड़ैल उसको मारकर उसकी लाश घसीट कर अपने भूतिया घर में लाकर कहती हैं,
अरे ओ मिशा, जल्दी से इस मुर्दे की बोटियों के छोटे छोटे टुकड़े कर ले, तब तक मैं इन बर्तनों को साफ कर लेती हूँ। अगर तेरा प्रवचन खत्म हो गया हो तो बर्तन ला, खाली पीली भेजा ना खा। दोनों चुड़ैल मिल बांट कर काम खत्म करके खाना पकाती, खाती और इंसानों की तरह रहा करती। और हर रात गांव में सन्नाटा होने के साथ चुड़ैल गांव के खाली मैदान में अपने छलावे का माया जाल बुनकर लोगों को मार डालती। आज रात भी वो रंगमंच पर खड़ी होकर कहती है, मैं हीरोइन हूँ। मेहरबान, कदरदान, कमीनों का खानदान। मूर्ख चुड़ैल, स्टेज परफॉर्मेंस ऐसे होस्ट किया जाता है क्या? मेहरबान, कदरदान, आप सभी के बीच में आकर मिस मिशा अपने हुस्न के जलवे बिखेरने जा रही हैं। गालियाँ मतलब तालियाँ। हाल ही में गांव में आया हुआ मोहित उनके खूबसूरत रूप से अट्रैक्ट होकर वहां आ बैठता है और कहता है, वाओ एक्सीलेंट, यू आर द बेस्ट। कितना अच्छा रैंप वॉक किया आपने। आपके कदम इस गांव की धूल मिट्टी के लिए नहीं बल्कि सपनों के शहर मुंबई की सुर्खियां बटोरने के लिए हैं। ऐसा सुनकर दोनों चुड़ैल अपने खूंखार रूप में आकर हंसते हुए कहती हैं, अरे निशा, ये तो हम चुड़ैलों को चांस दे रहे हैं। क्यों ना हम दोनों इस चांस पर डांस मार ले? ओह माय गॉड, ये तो चुड़ैल है, मतलब कि दोनों जिंदा नहीं मुर्दा है। तुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि हम चुड़ैल हैं। ये रंगमंच तो सिर्फ एक जरिया है मौत का मंच बनाने का। दोनों चुड़ैल उस इंसान को मारकर उसके खून से लथपथ लाश को घसीटकर अपने भूतिया घर के अंदर लाकर मार कर खा जाती हैं। अगली सुबह सारे गांव वाले डर कर कहते हैं, रोज की तरह आज भी ये खून के निशान उस भूतिया घर के पास जाकर खत्म हो रहे हैं। ये दोनों चुड़ैल रोज किसी न किसी को अपना शिकार बना रही हैं। साले पहले हमसे हुई भूल हमारी जिंदगी की दुश्मन बन बैठी है। हम गांव वालों ने अनजाने में बड़ी भूल कर दी। मुझे तो आज भी वो दिन याद है। हरिपुर गांव में रहने वाली दो जुड़वा बहनें निशा और मिशा बिना माँ बाप के पली बड़ी लड़कियां थीं। वे दोनों काफी रूपवती और पढ़ी लिखी थी। दोनों का बचपन से ही एक ही सपना था, मुंबई जाकर मॉडलिंग करने का। एक रोज दोनों तय करती हैं, हम दोनों के कदम इस घिसी पिटी जिंदगी के लिए नहीं बने। हमारे पास रूप भी है और हुनर भी। हम दोनों बहनें पढ़ी लिखी हैं। वक्त आ गया अब जब हम अपने मॉडलिंग के सपने को साकार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वॉक स्टाइल, लुक, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अच्छा, जैसे इस बात की भनक गांव के लोगों को होती है, वो गांव के मुखिया के पास आकर कहते हैं, अरे मुखिया जी, गांव में आपका राज रहते हुए भी वो दोनों बहनें गांव के सारे नियम लगातार तोड़ रही हैं। एक तो उन दोनों तितलियों ने पढ़ लिख कर सालों से चली आ रही प्रथा प्रथा की कुरीतियों को चकनाचूर कर दिया। अब जो अंतिम कमी कसर बाकी रह गई है तो वो शहर जाकर नचनियों की तरह मॉडलिंग करना चाहती हैं। सज्जन सिंह के इस राज में इस गांव की कोई भी लड़की हरिपुर की सीमा पार नहीं कर सकती। आज पंचायत में उनके हौसले चूर चूर होंगे। सांझ को गांव में पंचायत की बैठक में मुखिया कहता है, सभा शुरू की जाए। मुखिया जी, इन दोनों बहनों ने गांव का नाम बदनाम कर रखा है। क्यों काका, ऐसा भी क्या कर दिया है हम दोनों बहनों ने? घोर अनर्थ। तुम दोनों बेशरम बेहया लड़कियों के माँ बाप तो मर गए, पर अपनी अश्लीलता की मूरत इस गांव की इज्जत पर कारिक पोतने को छोड़ गए। एक बात तो तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, ये सज्जन सिंह का गांव है, राजपूतों का गांव। खबरदार कि अपने कदम इस गांव से बाहर रखने की सोची भी तो उड़ान भरने से पहले तुम्हारे पर कतर कर रख दूंगा। क्यों? गांव की सीमा पार करने का हक सिर्फ गांव के पुरुषों को है, हमें नहीं? अब क्या तुम गांव के पुरुष प्रधान समाज की बराबरी करोगी? इतना बल है तुम में? मर्द साथ बल में बड़े हो सकते हैं, पर बुद्धि में एक औरत ही बड़ी होती है। हम अपने सपनों की उड़ान भरेंगे। सुना आप सभी ने? आप जैसे रूढ़िवादी लोगों की सोच ही समाज में रहने वाली लड़कियों के लिए अभिशाप बन गई है। दोनों बहनें मुखिया और तमाम गाँव वालों को खरी खोटी सुनाकर चली जाती हैं। मुखिया जी, इन दोनों ने तो बेशर्मी की हद पार कर दी है। मुझे तो डर है कि कहीं इन्हें देखकर हरिपुर की तमाम लड़कियां भी पिंजरे से फुर्र होने की कोशिश न करें। सज्जन सिंह की राजपूताना गुस्सा इन्होंने देखा नहीं है। प्राण जाए तो जाए, वचन नहीं जाएगा। आज रात इनके घर समेत जला देंगे। रूप रंग जलने के साथ मॉडलिंग बनने का सपना भी खाक में मिल जाएगा। पूरा गांव मुखिया के षड्यंत्र में शामिल होकर आधी रात उन दोनों बहनों के घर के चारों तरफ से आग लगा देते हैं और वो दोनों जलते हुए कहती हैं, आह, तुमने हमारे शरीर को जलाया। पर ये हमारा अंत नहीं, आरंभ है।
हम लौटेंगी क्योंकि मरने के बाद इंसान के बनाए सारे दायरे समाप्त हो जाएंगे। दोनों बहनें जलकर चुड़ैल बनकर भटकने लगी। उस दिन के बाद से कोई भी इंसान अंधेरा होने के बाद वहाँ से नहीं गुजरता था। लेकिन अब वो लौट आई है। अंधेरा होने के साथ दोनों चुड़ैल प्रकट होती हैं और गांव वाले उनके सामने आकर कहते हैं, बस करो, ये मौत और खौफ का खेल। हम तुमसे हार मानते हैं। क्यों? अब नहीं रोकोगे हमें? तुम हमसे क्या चाहती हो? अगर तुम हमको मारना चाहती हो तो हमें मार डालो। रोज के हड़कंप से अच्छा एक दिन की सुकून भरी मौत मिले। हमसे भूल हो गई। यही पश्चाताप तो हम सुनने को बेताब थे। अगर तुम चाहते हो कि गांव का माहौल पहले की तरह शांति भरा हो जाए तो इस गांव की तमाम लड़कियों को पढ़ने लिखने का मौका दो। जिस सपने को हम साकार ना कर सके वो गांव की तमाम लड़कियां कर सके। मैं वादा करता हूँ कि आज से इस गांव की तमाम लड़कियों के लिए सारे पाखंडी दायरे खत्म कर दिए जाएंगे। अब से हम दोनों चुड़ैल बहनें अपने ही घर में रहा करेंगी जहां हम पहले रहती थी और हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन इस बार किसी भी लड़की के लिए दायरे बनाए या उन्हें कैद करने की सोची तो हम उसको यमलोक पहुंचाने में देरी नहीं करेंगी। उस दिन के बाद से दोनों चुड़ैल बहनें अपने भूतिया घर में इंसानों की तरह एक साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं और इंसानों की तरह काम करने लगी। एक दूसरे के लिए खाना पकाती थी, घर की सफाई करती थी और एक दूसरे के लिए कपड़े धोया करती थी।